स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जब आप वाक्य के भेद रचना के आधार पर पढ़ रहे थे उस समय हमने आपसे कहा था कि उपवाक्य के लिए एक अलग सा वीडियो लेकर आऊंगा, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज यहाँ आपके सामने हम उपस्थित हैं उपवाक्य का एक विश्लेषण लेकर के, जिससे आपको समझ में आएगा कि उपवाक्य होता क्या है। उपवाक्य नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये लिखा हुआ है उपवाक्य। उप का मतलब होता है अधीन या उसी का सहायक, ठीक। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है, तो उपवाक्य का मतलब ये एक वाक्यांश होगा जो कि वाक्य को सहायता देता होगा। ये इसका मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो उपवाक्य होता है वो वाक्य का ही एक भाग होता है, ठीक। उपवाक्य समझ में आया। अब उपवाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। उपवाक्य ऐसा पदों का समूह होता है। अब आप कहेंगे पद क्या होता है? पद ही शब्द होते हैं, अभी आपको वो भी बता देता हूं। ऐसा पदों का समूह जिसके पास अपना उद्देश्य और विधेय हो और एक अर्थ देने वाला हो और उससे मिलकर के एक पूर्ण वाक्य बन रहा हो, ये हमारा उपवाक्य होता है, ठीक। उपवाक्य समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने कहा पद क्या होता है। उपवाक्य जानने से पहले हम पद जान लेते हैं, ठीक है ना। पद, जब भी शब्द अलग अलग लिखे गए हों, जैसे यहां लिख दिया गया कबीर, संत, कवि थे, ये हमारे क्या हैं? ये शब्द हैं। ये क्या हैं? ये शब्द हैं, ठीक। जब हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिख करके वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो यही शब्द हमारे पद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां जब लिखेंगे कबीर दास, दास हमने नहीं लिखा, थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे। संत कवि थे, ठीक। ये हमारा क्या है? अब ये हमारा पूरा पद कहलाएगा, ठीक है ना। ये पूरा वाक्य है और जो वाक्य में प्रयोग किया गया है ये प्रत्येक शब्द हमारा यहां पर ये क्या है? ये पद है, ठीक। समझ में आया? अब आपको पद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब हम वाक्य से अलग करके लिखेंगे तो शब्द कहलाते हैं, जब इनका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो ये पद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब उपवाक्य की बात कर लेते हैं। उपवाक्य जो होता है हमारा, अभी हमने आपको परिभाषा में बताया कि ऐसा वाक्य पदों का समूह जिसके पास अपना उद्देश्य हो, विधेय हो और वह वाक्य के लिए एक अर्थ देने वाला, ठीक है ना। वाक्य का एक अंश होता है, ठीक है ना, उपवाक्य, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। परिभाषा पता चल गई, ठीक। उपवाक्य के जब हम भेद की बात करेंगे, वाक्य में मुख्यतः दो दो उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य का प्रयोग संयुक्त और मिश्रित या मिश्र वाक्य में ही होता है, ठीक है। उपवाक्य में जब इनके भेद की बात करेंगे ये दो होते हैं, एक होता है आश्रित और एक होता है प्रधान, ठीक। ये हमारे दो भेद होते हैं उपवाक्य के, ठीक है ना। इतना समझ में आया? आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, ठीक। प्रधान उपवाक्य जो होता है ये किसी भी संयुक्त या मिश्र वाक्य में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक। और इसके साथ हमेशा आप देखेंगे इसके साथ मुख्य क्रिया भी लगी रहती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। आश्रित उपवाक्य जो होता है, ये आश्रित उपवाक्य ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाले नहीं होते हैं, ये मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, बिना उनके ये स्वतंत्र अर्थ अपने आप में नहीं दे सकते, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये प्रधान उपवाक्य पर
आश्रित होते हैं, इनके पास जो क्रिया होती है उस क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक, ये आप कहेंगे कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित। ठीक, एक उदाहरण देख लेते हैं और वहीं से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक, उदाहरण हमने लिखा, क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक, यहां पर हम देखेंगे तो जो हमारे सामने ये वाक्य दिया गया है, महात्मा गांधी ने कहा, और ये अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक, सदा सत्य बोलो। ठीक है ना, सदा सत्य बोलो, ये किस पर आश्रित है? ये इस पर, क्योंकि ये अपने आप में सदा सत्य बोलो पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हमने कहा महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, यहां से बात क्लियर हो रही है। ठीक, एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं, जब बारिश होती है तब मेढक बोलते हैं। अब यहां पर देखें, हाँ, इसके साथ एक बात और बता दें आपको, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आश्रित उपवाक्य हमेशा पहले ही आएगा या आश्रित उपवाक्य बाद में आएगा। ठीक है ना, अब यहां देखिए, जब बारिश होती है, ठीक, बारिश होने की बात क्या है? मेढक बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का हमें पता लगाना है। तो बारिश होती है तब मेढक बोलते हैं, बारिश होती है तो क्या क्या कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन मेढक बोलते हैं, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। ठीक, यहां से ये हमारा क्या हुआ? ये आश्रित हुआ। इसके पहले वाले में भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें प्रधान पहले आया था। देखिए, देख लीजिए, यहां पर प्रधान उपवाक्य पहले आया था, आश्रित बाद में था। यहां पर आश्रित पहले आ गया, प्रधान बाद में आया। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आश्रित ही पहले आता है या प्रधान ही पहले आता है। ठीक, बस हमें ढूंढना क्या होता है कि किस उपवाक्य की मुख्य भूमिका है, किस पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इनके भेद की। जो हमारे उपवाक्य हैं, इनमें उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य के ही तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, संज्ञा विशेषण उपवाक्य जो है हमारा, संज्ञा विशेषण नहीं, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है ना, जो हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा, तीन है हमारे। ठीक, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य जो होता है हमारा, संज्ञा उपवाक्य की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जब भी वाक्य में आएगा तो जो संज्ञा शब्द आया रहेगा उसी के अर्थ की पूर्ति के लिए आएगा, वाक्य को पूरा करेगा। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि महात्मा गांधी ने कहा
कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी ने कहा कि, तो महात्मा गांधी की बात को पूरा करने के लिए, महात्मा गांधी इसमें संज्ञा है, और इनकी बात को पूरा करने के लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये वाक्य आया था। ठीक है ना। यहां पर विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण का जो कार्य होता है, विशेषण का कार्य क्या होता है? सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताना। ये क्या करेंगे यहां पर ये जो हमारा वाक्य रहेगा उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ठीक, यहां पर परिश्रम करने वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है? सॉरी, सफल होने वाले की विशेषता क्या है? वो परिश्रम करता है। और परिश्रम कर कौन रहा है? संज्ञा है कोई। जो कौन है? यहाँ संज्ञा है। ठीक, जो संज्ञा के लिए आया है, ध्यान रखेंगे आप, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, विशेषण उपवाक्य ये हुआ। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण क्या होता है? ये किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो जब किसी वाक्य में ऐसा उपवाक्य होगा जो कि क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इनको पहचानने का तरीका क्या है जान लीजिए। ठीक, क्या है? जब भी किसी वाक्य में की शब्द आ जाएगा छोटी की मात्रा के साथ, उसके बाद जो भी लिखा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी आपको मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहां पर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक, इसके बाद जब बारिश होती है तब मेढक बोलते हैं। बारिश होने, मेढक बोलने की विशेषता क्या है? बारिश होना। तो बारिश होना क्या है? ये क्रिया की विशेषता है। यहां पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है ना। ऐसे ही विशेषण उपवाक्य जो आपका है, विशेषण उपवाक्य जब भी आप देखेंगे ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा होगा। ठीक, इसमें जो शब्द आते हैं, जब भी हमारा विशेषण उपवाक्य आएगा, विशेषण उपवाक्य में जो शब्द आएंगे वो विशेषता बताने वाले आएंगे। ठीक, कैसे? जो, जैसे, ना। ठीक, जिसको। ठीक, अब आते हैं क्रिया विशेषण की बात करते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताना। तो जब हमारे पास ऐसा वाक्य होगा जिसमें जो आश्रित उपवाक्य होगा वो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, उदाहरण, यद्यपि, ये बहुत फेवरेट उदाहरण कह सकते हैं आप ना। यद्यपि बारिश हो रही थी, फिर भी हम विद्यालय गए। विद्यालय जाने का कार्य क्या हो रहा है? ये विद्यालय हम पहुंचे लेकिन यहां बारिश होने से। ठीक, ऐसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक, यहां पर फसल अच्छी क्यों हो रही है? क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक, तो यहां पर ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा।
ठीक, समझ में आया ये? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? किसी का कोई डाउट होगा तुरंत बताइएगा। ठीक, क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा और उसके उदाहरण आपने देखा। थोड़ा सा एक विशेषण का उदाहरण और बता देता हूं, विशेषण उपवाक्य का, जिससे कि आपकी जो भी मुझे लगता है संदेहात्मक स्थिति हो ना, वो क्लियर हो जाए। हमने लिखा वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। देखिए, हमने वाक्य लिखने का तरीका बदल दिया है। ठीक, वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। ध्यान दे सुनिएगा, ये सफल होना, ये सफल होना, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है? ये मुख्य कार्य हो रहा है। इसकी विशेषता क्या है? परिश्रम करने वाला। ठीक है ना? और यहां ध्यान से देखिएगा, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य होगा। और ये वाला जो है, ये क्या है? ये विशेषण है, यही आश्रित है। ध्यान रखिएगा आप, विशेषण उपवाक्य यही है। ठीक, और ये वही सफल होता है, ये यहां पर प्रधान उपवाक्य है। अब इसी को जब हम उल्टा लिख देंगे ना, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, तब आप परेशान ना होइएगा कि कभी पहले आता है कभी बाद में आता है। नहीं, कभी कहीं भी आ सकता है ये, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके लिए ट्रिक क्या होती है? जब भी हमारे सामने मिश्रित वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, और हमें उसमें पता लगाना हो कि यहाँ पर उपवाक्य क्या है, प्रधान और मुख्य, जो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा उसको छोड़ करके जो होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य वाला अंश जो होता है वही संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक, सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि प्रधान उपवाक्य क्या है। प्रधान उपवाक्य वही होता है जिसमें मुख्य क्रिया होती है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जो मुख्य क्रिया होती है। अब मुख्य क्रिया वाला अंश कैसे पता लगाएंगे? जब हम सरल वाक्य में बदलते हैं, जिस क्रिया का रूप ना बदले वो हमारा मुख्य क्रिया होती है। ये यहीं से हमें पता चल गया कि प्रधान उपवाक्य है। ठीक, यहां से अब आपको थोड़ा सा संदेह लग रहा होगा, तो थोड़ा ये तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सही बात है। यहाँ आपको जब संदेह आ रहा है तो आप केवल संज्ञा वाले में ढूंढिए कि संज्ञा की बात को कौन पूरा कर रहा है, विशेषण वाले में ढूंढिए कि इसमें संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, क्रिया विशेषण वाले में ढूंढिए कि यहाँ पर क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है। ठीक है ना? और जो बता रहा होगा वही आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक, जैसे इसमें वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। ठीक है ना? तो वही, ये जो वही आया है ना, ये यहाँ पर संज्ञा के लिए आया है, सर्वनाम शब्द जैसा दिख रहा है ना। अब ये वही सफल होता है जो परिश्रम करता है, तो ये सफल होना मुख्य कार्य है। विशेषता क्या है? परिश्रम करना। तो ये विशेषता बताई जा रही थी, यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। अभी हमने जो आपको बताया वो वाली बात बता दे रहा हूं। अब इसका जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा परिश्रम करने वाला सफल होता है। तो परिश्रम करता है, करने वाला हो गया, क्रिया का रूप बदल गया। सफल होता है वही रहा, लिख देता हूं। ज्यादा ओरली बोलूंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। देखो, परिश्रम करने वाला सफल होता है। ठीक, ठीक है? अब देखिए, वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। हमने जब इसका साधारण वाक्य बनाया, सरल वाक्य बनाया, तो यहां पर परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला जो था, ध्यान से देखिए, परिश्रम करने वाला और सफल होता है। अब देखिए, सफल होता है वैसे ही लिखा गया,
ठीक, लेकिन परिश्रम करता है करने वाला हो गया। यहां पर बात समझ में आ गई होगी ना। ये देख रहे हैं मुख्य क्रिया का रूप यहां पर जो क्रिया थी इसका रूप बदल गया। इसका मतलब ये मुख्य क्रिया हुई। जो मुख्य क्रिया वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक, जो बचेगा वो आश्रित होगा, और ये आश्रित वाला जो है यही संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पर ये विशेषण हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना। एक और उदाहरण बताएं। चलो एक और उदाहरण बता देता हूं, फिर क्लास को खत्म करता हूं। दूसरा उदाहरण क्रिया विशेषण का ले लेता हूं। ठीक है ना। और क्रिया विशेषण के लिए जो सबसे सही उदाहरण होगा वो कुछ करंट से रिलेटेड ले लिया जाए, हाल ही में जो कुछ हुआ हो उससे संबंधित बातें बता दी जाए। नहीं, उससे बचना चाहिए। चलो लिख लेता हूं ना, क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिख लेता हूं। ठीक, क्रिया विशेषण का जो उदाहरण होगा सूखा, गर्मी का महीना है तो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा ही लिख। ठीक है ना। सूखा जब सूखा पड़ता है, को भाई मिटा करके लिखता हूं। जब सूखा पड़ता है तो अनाज की किल्लत हो जाती है। ठीक, अनाज की किल्लत होने का मतलब अनाज की कमी पड़ना। ठीक है ना। अब यहां आप देख रहे होंगे ये अनाज की कमी क्यों पड़ रही है, क्योंकि सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ना ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये जो सूखा पड़ता है जब, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। ठीक है ना, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ और वो मुख्य उपवाक्य हुआ जिसको हम प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। ठीक, अब इसका जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ने से अनाज की किल्लत हो जाती है। ये आराम से आप देख ही रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जहां आपको ना समझ में आया हो, ठीक है ना, जहां भी आपको ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान करूं, कुछ विशेष उदाहरण लेकर के आपके सामने, कुछ चयनित शब्दों को लेकर के आपके सामने फिर से मैं उपस्थित होऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।